कैसे हैं आप सभी। मैं शशि कपूर आपके अपने YouTube चैनल जेनटेक एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो आपका एंट्रेंस का क्लासेस चल रहा है, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI एंट्रेंस, BSc नर्सिंग एंट्रेंस का जो क्लास अभी चल रहा है आपके अपने YouTube चैनल जेनटेक एकेडमी में, उसमें मैं आपको भाषा और लैंग्वेज, इट मीन्स हिंदी में अगर भाषा और इंग्लिश में लैंग्वेज का क्लास देने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा। आपका पैरामेडिकल में सबसे इसका लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपका हिंदी से, 15 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से पूछा जाएगा, जो कि आपके लिए पैरामेडिकल एंट्रेंस क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट नजर आएगा, क्योंकि टोटल मिलाकर के आपके पास वहां पे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे इन दोनों सब्जेक्ट से मिलाकर के, इट मीन्स लैंग्वेज से मिलाकर के। ठीक है, तो मैं आज आपको हिंदी का इंट्रोडक्शन क्लास देने जा रहा हूँ। क्या कुछ पढ़ना है जो एंट्रेंस में आपके लिए आने वाला है, क्या हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या चीज उसमें पढ़ना है, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, इन सभी चीजों को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। कि मेन अभी सिलेबस के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे जब हम लोग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जब आपका क्लास रन करेगा आफ्टर इंट्रोडक्शन क्लास, इसके बाद हम लोग उसको देखेंगे अच्छे तरीके से सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको इसके बाद हिंदी का सिलेबस दिखाते हैं कि हिंदी का सिलेबस में क्या क्या आता है। देखिए, आपके पास यहाँ पे टॉपिक दिख रहा होगा हिंदी का सिलेबस है। बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे दिख रहे होंगे जो लिखा हुआ होगा, वर्ण, वर्ण एवं ध्वनि, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाच्य, लिंग, वचन। तो इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा सिलेबस आपका, ऐसे भी आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे एग्जाम का नोटिस आ चुका है फॉर्म भरने का, तो लगभग आपके पास 2 महीने का समय है। इसमें हम लोग इसको पूरा किस तरीके से कंप्लीट करना है इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा वर्ण एवं ध्वनि। ठीक है, तो वर्ण के बारे में ऐसे हिंदी ग्रामर कोई नया सिलेबस आपके लिए है नहीं। जितने ही बच्चे पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का एंट्रेंस देंगे, वो पैरामेडिकल का जितने भी बच्चे एंट्रेंस देंगे वो लगभग सब तो 12 पास ही रहते हैं, क्योंकि 12 के बाद ही पैरामेडिकल एंट्रेंस देना होता है। और जो 12 के बाद पैरामेडिकल एंट्रेंस आपको देना होता है, उसमें लगभग सभी बच्चे व्याकरण का एक सिलेबस पढ़ चुके होते हैं 10 तक, और वही सेम सिलेबस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। उसमें बस ये हम लोग देखेंगे कि उसमें डीपली आपको कहीं परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है कि नहीं, हम लोग जब 10 में पढ़ते थे तो 10 में व्याकरण जब पढ़ते हैं तो उसमें परिभाषा पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल के बेसिस से देखेंगे, तो ये आपके लिए क्या साबित हो जाएगा कि यहाँ पे आपको परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे। अगर आपके पास वर्ण से ही, अगर मान लिया कि वर्ण और ध्वनियां, ठीक है ना, तो अगर इससे ही क्वेश्चन रहेगा तो एग्जाम्पल पूछ देगा कि कुछ एग्जाम्पल दे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहते हैं, आ लिख दिए, का लिख दिए, खा लिख दिए, गा लिख दिया, पूछ देगा इनमें से कि इनमें से वर्ण कौन सा है। ऐसे करके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। इसके बाद वर्ण के डिफिनेशन, वर्ण के प्रकार, जितने भी परिभाषा होते हैं वर्ण में, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं आप सभी लोग जानते होंगे। वर्ण के प्रकार, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, ठीक ना। उन 2 प्रकार में भी और भी स्वर व्यंजन के बाद भी उसको अलग अलग विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, उसके और भी प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्ण और ध्वनि इस तरीके से पूछा जाए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा आगे शब्द विचार। शब्द विचार भी आप लोग सुने होंगे 10 तक, जो भी बच्चे अच्छे से ग्रामर पढ़े होंगे, हिंदी पढ़े होंगे, उन सभी के लिए ये कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो नया है। सारा कुछ ऑलरेडी उन लोग पहले से जान चुके हैं। वर्ण, शब्द, वर्ण के बाद आपका यहाँ पे फिर आ जाएगा शब्द। शब्द विचार में शब्द के बारे में पढ़ने के लिए आएगा। परिभाषा हम लोग देखेंगे, जब हम लोग क्लास में देखेंगे तो परिभाषा भी देखेंगे। जब आपका क्लास रन करेगा, सिलेबस रन करेगा, परिभाषा देखेंगे। उसके प्रकार देखेंगे, प्रकार में जो भी आएंगे सभी भेद के बारे में देखें, भेद में एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन सा वर्ड कौन से भेद से मिलता है, उस तरीके से। और आपका एक क्वेश्चन भी वहां पे जब एंट्रेंस में पूछा जाएगा तो पूछ देगा, कोई शब्द दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा ये शब्द के कौन सा भेद का एग्जाम्पल है, उदाहरण। कभी भी आपका
वहां पे परिभाषा नहीं पूछने वाला है। इट मीन सिंपल कह सकते हैं कि आपका जितने भी सिलेबस है उन सभी में जो भी मिलेगा आपका एमसीक्यू जैसा मिलेगा, और बिल्कुल आपका एग्जाम्पल रिलेटेड ज्यादा, जितना आप एग्जाम्पल जिस भी टॉपिक को पढ़िएगा उस टॉपिक में आप फोकस कीजिए कि आप जितना से जितना एग्जाम्पल को याद रखिए, उसके बारे में जितना अच्छे से आप उदाहरण को देखिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर शब्द विचार के बाद संज्ञा एवं सर्वनाम, इसके बारे में भी आप लोग सभी को पता होगा। सर्वनाम, संज्ञा, इन सब के बारे में परिभाषा सिलेबस में पढ़ेंगे, तो परिभाषा भी, भेद भी, सभी कुछ डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे। सर्वनाम भी बिल्कुल कॉमन सा टॉपिक है, कोई नया सा टॉपिक है नहीं, ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में पहले भी देखे होंगे, जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपका मिलेगा विशेषण एवं क्रिया। विशेषण के बारे में भी सब में वही है, इसमें भी हम लोग परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, भेद के बारे में इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिया के बारे में, क्रिया के बारे में आप लोग को भी पहले से ही पता होगा क्रिया क्या होता है, ठीक है ना। तो विशेषण क्रिया, अब देखिए यहाँ पे अव्यय एवं वाच्य, शायद इसके बारे में थोड़ा लोग कम पढ़ते हैं और कम ध्यान देते हैं। अव्यय एवं वाच्य ये एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। तो अव्यय जो होता है एक विशेष अर्थ देने वाला शब्द, और यहाँ पे वाच्य, वाच्य मतलब इट मीन्स वाक्य के बारे में, क्रिया और वाक्य के बीच का, वाक्य और क्रिया, वाक्य और क्रिया के बीच के विशेष अर्थों को बतलाएगा, विशेष विकार पैदा करेगा, वो आपका वाच्य और अव्यय में आएगा। फिर नेक्स्ट आपका है लिंग एवं वचन। लिंग, लिंग के भेद, मुख्यतः दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है ना। कहीं कहीं पे आपको नपुंसक लिंग भी देखने के लिए मिलेगा, जो नॉन लिविंग थिंग्स में, अगर इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आएगा। तो ये लिंग आपका मुख्यतः स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में आएगा, देखिए। और इसके बाद है वचन। वचन शब्द जो है उसका एक्चुअली मीनिंग होता है बोली, लेकिन जब हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो यहाँ पे वचन में बोली के बारे में नहीं समझेंगे, यहाँ वचन में शब्दों, संख्याओं के बारे में देखेंगे। ये जो वचन यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे संख्या के बारे में होता है, संख्या, ये आपका संख्या हो गया। यहाँ पे वचन मतलब संख्या के बारे में। ऐसे वचन मतलब नॉर्मली जब जनरली हम लोग समान रूप से बोलेंगे तो वचन मतलब बोली होता है, लेकिन जब हम लोग यहाँ व्याकरण में पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण में पढ़े चाहे वो इंग्लिश ग्रामर में पढ़े, वहां पे आपका वचन का मतलब संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या के बारे में, जब एक वचन, बहुवचन आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, ठीक है। तो ये संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे, आपका लिंग वचन हो गया, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय ये दो शब्द, इसके बारे में देखेंगे। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम परिभाषित कर देते हैं आपको, ठीक है। उपसर्ग वैसे वर्ण या शब्द जो शब्द के आगे जोड़ करके एक विशेष अर्थ देगा, उपसर्ग कहलाता है। इट मीन्स शब्द में, कोई भी एक शब्द में इसमें वर्ण या शब्द जुड़ेगा, पहले से एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, और इसमें स्टार्टिंग में या तो वर्ण हो सकता है या तो शब्द हो सकता है, और दोनों मिला करके एक विशेष अर्थ निकालेगा, मतलब उस शब्द के रूप को, उसका अर्थ को चेंज करेगा, बदल देगा, वो आपका उपसर्ग कहलाएगा। प्रत्यय, प्रत्यय बिल्कुल इसका कह सकते हैं विपरीत हो सकता है, क्योंकि जैसे में ये शब्द के आगे जुड़ रहा था उसी प्रकार से कोई भी शब्द यहाँ पे दिया हुआ है उसके ये अंत में जुड़े, अंत में जुड़ करके इसके अर्थ को चेंज करेगा, और इसके अर्थ को चेंज करके एक विशेष अर्थ देगा, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय कह सकते हैं बिल्कुल अपोजिट जैसा होता है, ये एक शब्द के पहले जुड़ेगा, एक शब्द के बाद में जुड़ेगा, और इसके बाद शब्द के अर्थ को बदल देगा, वो आपका उपसर्ग और प्रत्यय में होता है। नाउ नेक्स्ट आपका आ गया कारक एवं उनकी विभक्तियां, ठीक है ना। कारक एवं उनकी विभक्तियां, जब कारक आप पढ़े होंगे तब भी सही है, नहीं पढ़े होंगे
जिनको जानकारी हो तब भी ठीक है, नहीं है जानते हो तभी ठीक है। इसमें देखिए कि कारक और विभक्तियां, ठीक है ना। तो कर्ता, कर्म, करण ये सब कारक हो गए और उनके विभक्तियां, तो कर्ता ने कर्म को इस तरीके से, करण से इस तरीके से, जो कर्ता कर्म पढ़ना है ये आपको संस्कृत वाले टर्म में भी, संस्कृत जो 10 तक पढ़ेंगे उनको उनको भी ये विभक्तियां के बारे में पता होगा, कारक और उनके विभक्तियां। तो यहाँ पे भी सेम आपको हिंदी व्याकरण में जब हिंदी का हम लोग सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी ये आपका पढ़ने के लिए रहेगा, कारक एवं विभक्ति। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा संधि समास, संधि एवं समास। संधि पहले आपका ऊपर वाला टॉपिक में है, संधि, संधि विच्छेद, फिर समास एवं उसके भेद। तो संधि क्या होता है, समास क्या होता है, ठीक है ना। तो संधि के बारे में देखते हैं और समास के बारे में। तो सबसे पहले संधि, ठीक है ना। संधि के बारे में हम लोग देख रहे हैं। संधि विच्छेद कैसे करते हैं। संधि विच्छेद कहने का मतलब होता है, संधि मतलब मिलाना और संधि विच्छेद मतलब होता है अलग करना। अब देखिए कैसे इसको समझेंगे। संधि विच्छेद आप लोग किए होंगे, ठीक है ना। जैसे में हम लोग किसी भी शब्द को दो भागों में अलग अलग करके दोनों का अर्थ एक निकालते हैं, वो आपका संधि विच्छेद में होगा। दो शब्द मिला करके संधि विच्छेद संधि बना दिए, तो संधि और संधि विच्छेद आपका ये है। उसी तरीके से समास एवं उसके भेद, ठीक है। तो समास एवं उसके भेद के बारे में देखते हैं। समास एवं उसके भेद के बारे में देखते हैं। तो समास में क्या होता है कि दो पदों को जोड़ करके, इसमें क्या होता है, संधि में था वर्ण को हम लोग मिलाते हैं, संधि में हम लोग वर्ण को मिलाते हैं, लेकिन समास में क्या होता है, पदों को मिलाते हैं। दो पद को मिला करके, दो पद को जोड़ करके और उससे एक विशेष अर्थ निकलता है, और उस विशेष अर्थ को कहते हैं समास में आपका। और उसके बहुत सारे भेद भी होते हैं। आपका भेद जो है वो जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तब उस समय डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे मुहावरा दिख रहा होगा। प्रमुख मुहावरे, मुहावरे, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, ऐसे कहावते और लोकोक्तियां, जैसे ये जो टर्म प्रमुख मुहावरे एवं कहावते एवं लोकोक्तियां जो है ये लगभग कह सकते हैं कि एक ही टॉपिक का है, दो भाग। मुहावरे जिसका एक विशेष अर्थ निकलेगा, एक वाक्य रहेगा उसका एक विशेष अर्थ निकलेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं 9 दे 11 होना, तो उसका मतलब होता है भागजान। तो 9 दो 11 होना एक वाक्य जैसा हमको मिला, और उसका एक विशेष अर्थ यहाँ पे निकल करके आ रहा है भागजान, ठीक है ना। तो ये आपका मुहावरे, जिसके बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से मुहावरे पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो ये मुहावरे में क्या है कि आपको बेसिकली जो है ना, आपको मुहावरे को याद करना पड़ेगा, उसके अर्थों को याद करना पड़ेगा। जब आप 10 लेवल तक पढ़े होंगे तो मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करने के लिए सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्ट मुहावरा का अर्थ पूछा जाएगा, ठीक है ना। उस मुहावरा के अर्थ को आपको बतलाना है, और इसके बारे में ऑप्शन रहेंगे 4, उसमें से चूज करना है, ठीक है। लेकिन मुहावरे के बाद कहावतें एवं लोकोक्तियां, ये बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल मुहावरे के जैसा ही होता है। ये दोनों टर्म कह सकते हैं एक जैसा ही है, कोई ज्यादा डिफर है नहीं। इसमें भी वैसे ही रहेगा, वाक्यों को विशेष अर्थ में कन्वर्ट करेगा, बदलेगा और एक विशेष अर्थ देगा। तो मुहावरे और लोकोक्तियां एक जैसे, ठीक है। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शायद इनसे भी आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, इस टॉपिक से भी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब हो गया कि बहुत सारे शब्द मिला करके एक दिया हुआ रहेगा और उसका एक अलग सा मीनिंग निकल करके आएगा, ठीक है ना। बहुत सारे अनेक शब्द मिला करके एक शब्द बनेंगे। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल में हम आपको बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ले सकते हैं, जिसका लंबा है उधर, जिसका लंबा है उधर। तो जिसका लंबा है उधर बहुत सारे शब्द मिल करके बना, लेकिन उसका एक शब्द में एक मीनिंग अगर देखे जाए, एक अर्थ देखा जाए, तो गणेश को हम लोग कहते हैं। तो ये आपका गणेश जो हो जाएगा एक शब्द बन गया। अनेक शब्दों जिसके लंबा है ये आपका हो गया अनेक शब्दों के एक शब्द। फिर आपका पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, एक ही शब्दों का अलग अलग अर्थ, या अलग अलग कह सकते हैं कि जैसे में हम लोग बोलते हैं पवन तो अनिल, ठीक है ना। तो इस शब्द
शब्द का लिखने का, बोलने का जो होगा वो अलग होगा, लेकिन उसके अर्थ एक ही निकलेंगे। तो पर्यायवाची शब्द वही होता है, ठीक है ना। शब्द एक ही रहेंगे, उसको बस लिखने का तरीका अलग तरीके से रहेगा और उसका मीनिंग जो होगा वो सब एक ही निकल करके आएगा। तो ये आपका पर्यायवाची शब्द में हो जाए। फिर इसके बाद विलोम एवं विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द उल्टा, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग समान रूप से इसको बोलते हैं कि उल्टा शब्द। ठंडा गर्म, ऊपर नीचे, है ना। तो विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द दोनों एक ही, या लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, कि दोनों एक ही है, या कहीं कहीं पे उल्टा शब्द भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उस सारे का मतलब एक ही होता है, आपका विलोम शब्द और विपरीतार्थक शब्द का। अब देखिए आगे आपको मिलेगा यहाँ पे श्रुति सम एवं समानार्थक शब्द। देखिए ये क्या है, दोनों में अच्छे से यहाँ पे हम लोग को देखने वाली बात ये क्या है, इसमें ये, ठीक है, श्रुति सम और समानार्थक शब्द। श्रुति शब्द मतलब क्या होता है कि इसमें जो मुख्य शब्द होंगे, इसमें मुख्य शब्द जो होंगे वो दो अलग अलग मुख्य शब्द होंगे, मुख्य, मुख्य पद, मुख्य शब्द अलग होंगे, लेकिन अर्थ दोनों का सेम मिलेगा। समानार्थक शब्द क्या होंगे, इसमें मुख्य शब्द एक रहेगा और अर्थ उन दोनों का अलग अलग होगा। ये आपका हो जाएगा समानार्थक शब्द और श्रुति शब्द। अपठित अवतरण, जिसको हम लोग अपठित गद्यांश के नाम से जानते हैं। अपठित गद्यांश मतलब जब आप वहां पे एग्जाम दे दीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ 4 लाइन 5 लाइन 8 लाइन का दिया हुआ है, ठीक है ना। उसमें 8 लाइन 10 लाइन का जो पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा उसको आपको पढ़ना है और उसी से संबंधित आपके वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन को, उस जो गद्यांश दिया हुआ रहेगा, पद्यांश दिया हुआ रहेगा, उसको पढ़िए, उससे संबंधित जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आपको वहीं पे पढ़ करके जवाब देना है। ये बिल्कुल अपठित गद्यांश इसलिए इसको कहा जाता है कि कहानी वहां पे कुछ भी हो सकता है, आपका वहां पे पैराग्राफ जो लिखा जाएगा वो कुछ भी हो सकता है, कहानी के जैसा कोई भी एक टॉपिक को लिखा जा सकता है, 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन, डिपेंड करता है आपको वहां पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। उसमें कुछ नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आप लोग गद्य वाले बढ़ाएंगे, मतलब गद्यांश मतलब कहानी वाला जब पोर्शन आप लोग करेंगे, तो कहानी में मुख्यतः उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो बिल्कुल इजीली आपको उसी में मिल जाएगा। पद वाला में थोड़ा सा उसका अर्थ निकालना पड़ता है, पद मतलब कहने का मतलब कविता जैसा दिया हुआ रह सकता है पद्यांश, उसमें थोड़ा अर्थ निकाल करके पूछा जाता है, ठीक है ना। अपठित आवरण गद्यांश और पद्यांश दोनों हम लोग लेकर के चलेंगे, क्योंकि उसमें कहानी वाला भी पूछा जा सकता है और कविता वाला भी पूछा जा सकता है, उसको वहीं पढ़ना है, वहीं पे क्वेश्चन में जवाब, जो हर एक एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए तो अपठित गद्यांश का कोई ऐसा प्रैक्टिस होता नहीं है, क्योंकि वहां पे कहानी कुछ भी दे सकता है, कविता कुछ भी दे सकता है और उसके बेसिस से ही वहां पे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, इससे भी कोई ज्यादा वैसा क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, जब कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 1 आध मार्क्स का पूछा जा सकता है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां क्या है, वर्तनी मतलब आप लोग को सबसे पहले समझना होगा वर्तनी होता क्या है, इसके बारे में पहले आप समझिए क्या होता है वर्तनी। तो वर्तनी इट मीन्स कहने का मतलब जैसे में ह्रस्व दीर्घ मात्रा, सिंपल समझ सकते हैं मात्राएं, ये ठीक है ना, ये इसकी इसकी शुद्धता, जैसे में हम लोग कोई शब्द लिखते हैं तो कोई शब्द में ह्रस्व दीर्घ हम लोग गलत करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे वैसे ही दे दिया जाएगा, आपका एक गलत शब्द दे दिया जाएगा, ह्रस्व में दीर्घ में वर्तनीय मात्राएं कुछ भी उसमें थोड़ा सा गलती रहेगी और उसके पूछ दिया जाएगा ऑप्शन में, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए कि इसके शुद्ध रूप क्या होंगे। तो शुद्ध रूप कहने का मतलब उसमें से आपको सुधारना है कि किस कौन से शब्द में ह्रस्व होगा दीर्घ होगा, ठीक है ना, या जो लिखा हुआ है ऊपर में शब्द क्वेश्चन में उसका वो क्या सही है क्या गलत है, और क्या गलत है तो उसका सही अर्थ क्या निकल करके आएगा, जो आपके पास ऑप्शन है उसमें से आपको चुनना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव जैसा रहेगा, एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें आपको हाथ से तो लिखना है नहीं,
ऑलरेडी उसमें आपके ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे, 3 ऑप्शन उसमें भी गलत रहेंगे, एक सही रहेगा। तो इसको बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से कह सकते हैं, इसको हम लोग समझना पड़ेगा ह्रस्व दीर्घ को, क्योंकि हम लोग को लगता है कि जो हम लिखे हैं, शब्द जो लिखे हैं वो सही होगा। ह्रस्व दीर्घ में बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देखना होगा। फिर उसी से रिलेटेड है, आपका यहाँ पे दिख रहा होगा वाक्य संबंधी अशुद्धियां। ये क्या है? वाक्य संबंधी अशुद्धियां। इसमें क्या रहेगा कि एक वाक्य दिया हुआ रहेगा आपके पास, एक वाक्य दिया हुआ रहेगा, और उस वाक्य में क्या रहेगा कि सेंटेंस जो है ना वो सही तरीके से लिखा हुआ नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या होगा? सेंटेंस सही तरीके से लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो जैसे में हम लोग लिखते हैं एक सेंटेंस, बहुत साधारण सा सेंटेंस लेते हैं, वाक्य लेते हैं, आपका राम आम खाता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग एक साधारण सा लेते हैं कि राम आम खाता है, ये एक वाक्य हो गया। वाक्य संबंधी अशुद्धियां के बारे में बता रहे हैं, तो राम आम खाता है, एक वाक्य हो गया। ये तो सही तरीका हो गया लिखने का, राम आम खाता है। लेकिन जब वहां पे रहेगा तो क्या रहेगा? ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम एक उदाहरण के टाइप पे आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आम राम खाता है, ऐसे। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये वाक्य सही है? क्या इसका मतलब जो निकलना चाहिए था, क्या वो निकल रहा है? तो इस तरीके से रहेगा। इट मीन्स इधर उधर अरेंज करके रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको शब्द दे देगा और बीच में ऐसे स्लैश स्लैश दे देगा, और फिर आपको पूछेगा कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। इसको मान ले कि क कर दिया, इसको ख कर दिया, इसको ग कर दिया, इसको घ कर दिया, और पूछेगा कि पहले कौन सा शब्द होगा, इसको अरेंज करके लिखना है। तो खा वाला पहले होगा, फिर का वाला बाद में होगा, फिर गा होगा, फिर घा होगा। इस तरीके से भी आ सकता है, जंबल वर्ड के जैसा। इट मीन्स कह सकते हैं सेंटेंस में प्रयोग होने वाले सभी शब्द वहां पे दिए हुए रहेंगे, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट है वो इधर उधर रहेगा। उसका अरेंज करके एक सीक्वेंस बनाना, शब्द को सही रूप देना है। वाक्य में बनाते समय शब्द को सही रूप बना करके देना है, वाक्य बनाते समय, और वाक्य बना करके उसको वहां पे लिखना होगा कि क्या गा खा करके, ऐसे करके आपको लिख करके बताना होगा कि ये सही रूप है। ठीक है, आपका वाक्य संबंधी अशुद्धियां हो गया, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो गया, अब पठित, ये सब हो गया। अब लास्ट के आपके 2 टॉपिक यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, और ये आपका रिक्त स्थानों को पूर्ति कर। देखिए, ये रिक्त स्थानों को पूर्ति कर, ये क्या है? अब रिक्त स्थान कहां से आएगा? रिक्त स्थान का मतलब क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये कहां से आएगा? तो ये हम लोग, इसका कोई पार्टिकुलर कोई टॉपिक है नहीं। एक्चुअली ये है क्या? तो जो आप व्याकरण अभी तक ग्रामर पढ़े हैं, जो व्याकरण आप हिंदी में पढ़े, उन सभी में से ये बन सकता है। तो पूछिएगा सर कैसे बन सकता है ना? ये इंपॉर्टेंट है, कैसे बन सकता है। सर आप पूरा सिलेबस में से बोल रहे हैं कि बन सकता है, तो बन सकता है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। एक सेंटेंस का ही अगर एग्जांपल लेते तो सेंटेंस देगा और बीच में एक गैप छोड़ देगा। बोले यहाँ पे सबसे सही शब्द चुन करके ऑप्शन में से भरना। रिक्त स्थान के बारे में जब देखेंगे तो रिक्त स्थान में विभक्ति से भी रिलेटेड हो सकता है, ये विभक्ति से भी रिलेटेड हो सकता है, वचन से भी रिलेटेड हो सकता है। कौन सा शुद्ध वचन? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, एक जो रिक्त स्थान दिया जाएगा, कौन से शुद्ध वचन वहां पे हम लोग भर सकते हैं, रिक्त स्थान में लिख सकते हैं। कौन सा शब्द 4 ऑप्शन में से यहाँ पे सबसे सही होगा उस रिक्त स्थान के लिए, ठीक है। तो ये ग्रामर का पूरा कह सकते हैं कि जो पूरा ऑल ओवर है, इसीलिए ये लास्ट में आपको देखने को मिला है। पहले नहीं मिला कि रिक्त स्थानों को, क्योंकि हम लोग अभी जब कर रहे हैं, जब पूरा ग्रामर हम लोग पढ़ लेंगे, जो आपका यहाँ पे सिलेबस है पूरा पढ़ लेंगे, तब ये रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए आपका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। उससे आपका जब सिलेबस रन करेगा, सिलेबस पढ़ा लेंगे, तो इसके बाद क्या करेंगे, सारे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, या जो भी है सारा आपका टॉपिक है, वर्ण ध्वनि उपसर्ग प्रत्यय जो भी है, सबसे आपका क्वेश्चन अभी आप हमारे चैनल पे देख भी रहे होंगे, जेनटेक एकेडमी चैनल पे
एंट्रेंस का देख रहे होंगे कि और भी टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी पढ़ा रहे होंगे, मैथ जो भी पढ़ा रहे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पैरामेडिकल के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट जितना पॉलिटेक्निक वालों के लिए। पैरामेडिकल वालों के लिए एक नया ये है हिंदी और इंग्लिश। तो उसमें देख रहे हो कि एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन चल रहा होगा, आप सभी देखे होंगे। आप नहीं देखे होंगे तो आप चैनल को देखिए और लोगों को बताइए कि आप इस तरीके से यहाँ से पढ़िए, लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े कि हम लोग को भी सपोर्ट मिल रहा है। तो हम आप सभी से ये भी कहेंगे एटलीस्ट कि जो भी हमारे चैनल से बच्चे अभी जुड़े हुए हैं उनसे कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों को जो पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, डेंटल ये सब के जो तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई एंट्रेंस, बीएससी नर्सिंग, इन सब से ये भी कहें कि अपने दोस्तों तक हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेनटेक एकेडमी को सभी को बताइए, सभी को शेयर कीजिए और बताइए कि इस तरीके से यहाँ पे क्लास रन हो रहा है। साथ ही साथ आप सभी को ये भी कहें कि आप कमेंट जरूर करें कि आपको हमारे तरफ से जो क्लास मिल रहा है और भी सब्जेक्ट का क्लास मिल रहा है उसको कैसा लग रहा है, हमारे तरफ से क्या आपको और चाहिए, उस सब चीजों को भी बताइए, हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग अब देखते हैं सिलेबस में। तो इसमें थोड़ा सा और आपका एक दो बच गया है यहाँ पे, वाक्य एवं आधारित प्रश्न। वाक्य पे आधारित प्रश्न क्या होंगे? वाक्य पे आधारित प्रश्न में वैसा कुछ नया है नहीं, अगर हम आपको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। आपके पास वाक्य दिया हुआ रहेगा, जब हम लोग वाच्य यहाँ पे पढ़ेंगे तो वाच्य में वाक्य और क्रिया के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो वाक्य के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। उन वाक्य को प्रकार को यहाँ पे वाक्य पर आधारित प्रश्न के रूप में दिया जाएगा। सब पूछने के लिए दिया जा सकता है कि कौन से वाक्य का ये उदाहरण है, ठीक है ना। इन सब चीजों को यहाँ पे करेंगे। चलिए अब छंद और अलंकार के बारे में देख लेते हैं, जो आपके इस पूरे हिंदी का सिलेबस जो पैरामेडिकल के लिए सबसे मुख्य रूप से कह सकते हैं साबित होने वाला है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से आपके लिए ये मुख्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको स्टार्टिंग में भी हम बताए हैं कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, साथ ही साथ 15 मार्क्स आपका इंग्लिश का भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक और लास्ट टॉपिक जो आपका हिंदी सिलेबस में बचा हुआ है, छंद एवं अलंकार। अलंकार शब्द, छंद एवं अलंकार। कभी इस शब्द का मतलब समझिए, इसका मतलब होता क्या है, अलंकार का मतलब होता क्या है। तो अलंकार मतलब होता है आभूषण, ऐसे हम लोग समान रूप से देखें तो आभूषण क्या होता है, तो जो सुंदरता को बढ़ाए। तो यहाँ पे सुंदरता से क्या संबंधित है सर, अलंकार हम लोग को क्यों पढ़ना है सर, सुंदरता से हमको क्या समझ में आना है। तो यहाँ पे सुंदरता से कहने का मतलब जो शब्दों को, वाक्यों को सुंदरता को बढ़ाए, और खास करके ये जनरली जो होता है ना मुख्य रूप से कविता में यूज किया जाता है, कविता, ठीक है ना, ये कविता में मुख्य रूप से यूज किया जाता है। दोहा हम लोग पढ़ते हैं, कबीर का दोहा पढ़ते हैं, ठीक है ना, रहीम का दोहा पढ़ते हैं, उन सब दोहा में ये सब अलंकार और छंद का यूज किया जाता है, जो उस दोहे का, उस कविते का सुंदरता को बढ़ाएगा, सुनने में अच्छा लगता है, उसके शब्दों का जो लिखावट, बनावट, उसको में सुंदरता बढ़ाता है ताकि सुनने में एक कविता का जैसा एक सार निकले। तो ये आपका छंद और अलंकार वही है। तो ये आपका आज का कह सकते हैं कि जो आपके लिए एंट्रेंस में मुख्य रूप से पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें ये आपका हिंदी का ये पूरा का पूरा सिलेबस। थोड़ा सा इसमें हम आपको और भी बताना चाहते हैं, जैसे में अभी हम डिस्कस किए सिलेबस के बारे में कि ये पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है, या फिर उसके भेद के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो जब हम इसके बारे में पढ़े तो इसमें क्या है, साथ ही साथ आपको ये भी हम कुछ बता देते हैं कि जो आपके एग्जाम के लिए कुछ कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो आएंगे आपके ग्रामर में, उससे से मुख्यतः तो उस वैसे टॉपिक जो है जिसमें से निश्चित रूप से ही प्रश्न आएंगे। जैसे में आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये विलोम पर्यायवाची, फिर आपका यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम,
ठीक है। फिर आपका जब हम लोग आगे देखेंगे तो संधि, समास, एक मुहावरा भी, लिंग वचन भी, ठीक है ना, और ये वर्तनी संबंधी। इतना तो एकदम कंफर्म जान लीजिए कि ये जो 5, 6, 7, 8 टॉपिक आपको दिखा, इसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आ ही जाएंगे। क्वेश्चन 1 आए, 2 आए, संबंध ये नहीं है कि क्वेश्चन 1 आए या 2 आए, संबंध ये हम बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए बहुत मुख्य है, उस परीक्षा के संबंधी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये 8 टॉपिक जो आपको हम यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है ना, और एक मुहावरों को भी ले लीजिए, ये जो, ठीक है ना, ये 8 से 9 टॉपिक आपको जो दिख रहा है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण जो हम बता रहे हैं, अगर ये 8-9 को बिल्कुल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये मुख्य टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद जितने भी आपको लेक्चर मिलेगा हमारे जेनटेक एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, अब हिंदी के सिलेबस के बाद आपको इंग्लिश का सिलेबस मेरे द्वारा ही बताया जाएगा, मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश हम ही आपको पढ़ाएंगे। आपका आज हिंदी का सिलेबस के बाद अब इंग्लिश का सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी आपको मिल जाएगा आपको जेनटेक एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी जितना से जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्त को, सभी लोगों को शेयर करें और बताएं, ठीक है।